नमस्कार। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। आज का विषय जिस पर हम डिस्कस करेंगे वो यह है कि जो कैंसर के मरीज़ जो ठीक हो चुके हैं या अभी भी जिनको कैंसर है, अगर साथ में उनको शुगर की बीमारी भी है तो क्या उनको वही ट्रीटमेंट देना चाहिए जो बाकी मरीज़ों को शुगर के लिए दिया जाता है या उनका ट्रीटमेंट फ़र्क है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डायबिटीज़ का इलाज हर एक वर्ग के लिए फ़र्क हो जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ का इलाज फ़र्क है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से जनरली होती है, उसमें हम इलाज अगर वज़न ज़्यादा है तो फ़र्क देते हैं, अगर वज़न कम है तो फ़र्क देते हैं। और तीसरी कैटेगरी जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उसका इलाज फ़र्क हो जाता है। तो क्या कैंसर के मरीज़ों का जो कैंसर से ठीक हो चुके हैं सेम इलाज जो जनरल पॉपुलेशन का होता है वो होना चाहिए या अलग होना चाहिए, ये मेरा आज का विषय है। और इसके ऊपर मेरे ख्याल से ज़्यादा बात नहीं हुई है, बट मैं करना चाहूँगा बिकॉज़ डायबिटीज़ का जो इलाज है वह अगर हम इंसुलिन को छोड़ दें तो हमारे पास 4 कैटेगरी की दवाइयों में बटा हुआ है। एक दवाइयाँ तो वो होती हैं जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन हमारी इंटेस्टाइन से बदन के अंदर खाना खाने के साथ जो ग्लूकोज होता है वो कम कर देती हैं। इन दवाइयों में इंसुलिन का प्रयोग नहीं होता। फिर दूसरा ग्रुप वो होता है जो हम ब्लड में जिन मरीज़ों का ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पेशाब में निकाल देती हैं। इसमें भी इंसुलिन का प्रयोग डायरेक्टली नहीं होता, इस्तेमाल नहीं होता बॉडी द्वारा। और एक ग्रुप होता है जिसमें जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल इंसुलिन है उसका इफ़ेक्ट बढ़ता है या तो लिवर और मसल के लेवल पर या फैट के लेवल पर। और एक ग्रुप और होता है जो कि इंसुलिन को सिक्रीट कर कर हमारी शुगर को कंट्रोल करती हैं। इसमें 2 ग्रुप आते हैं। एक ग्रुप होता है जो कि डायरेक्टली पैंक्रियाज पे असर करके इंसुलिन सिक्रीट करते हैं और दूसरे वो जो DPP4 एंजाइम को इनहिबिट करके शुगर को रिलीज करते हैं। तो मेरा बेसिक जो आज की डिस्कशन का मकसद है वो ये है कि क्या DPP4 एंजाइम को इनहिबिट करके जो ग्रुप इंसुलिन सिक्रीट करता है क्या वो कैंसर के मरीज़ों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सवाल इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकली हर दूसरा मरीज़ जो कि डायबिटीज़ का है और जो गोली खा रहा है वो DPP4 टैबलेट्स इनहिबिट करने वाली ले रहा है। इसमें लीनाग्लिप्टिन, सीताग्लिप्टिन, टेनेलिग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये 4 ग्रुप है जो इंडिया में बहुत आयत यूज़ होते हैं। क्योंकि टेनेलिग्लिप्टिन की कीमत बहुत कम है इसलिए इसका यूज़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये दवाइयाँ एक डायबिटिक मरीज़ में जिसको साथ में कैंसर रहा है या अभी मेटास्टेसिस है उनके लिए उचित हैं या नहीं हैं, ये मेरा टॉपिक है। और अगर आप कन्विंस हों तो मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर देना बाकी मरीज़ों में भी जिनको कैंसर रह चुका है, ताकि वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और वो दवाइयाँ लें जो बिल्कुल इस तरह के वहमों से या इन तरीके की कंट्रोवर्सी से दूर हो। उसके लिए आपको DPP4 एंजाइम के बारे में समझना पड़ेगा जो एक पेप्टाइडेज है। ये बेसिकली एक सप्रेसर एंजाइम है जिसका काम एक तो है कि इंसुलिन के रिलीज को रोकना। DPP4 एंजाइम जो इंसुलिन के रिलीज को रोकती है उसको हम दबाकर उसको हम सप्रेस कर कर इंसुलिन का रिलीज कराते हैं। पर DPP4 एंजाइम का काम केवल इंसुलिन के सिक्रीशन को कम करना नहीं है, इसका ऑल्सो मकसद हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करना है। कुछ स्टडीज़ में इनको इम्यून मॉड्यूलेटर कहा गया है, कुछ में इनको इम्यून इंड्यूसर कहा गया है, कुछ में इनको इम्यून सप्रेसर कहा गया है। और ये तो पक्का है कि ये इम्यून सिस्टम के ऊपर असर करती है। तो एक मेन सवाल जो उठता है दिमाग में कि ऐसी दवा क्या वो इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करके
कैंसर सेल्स जो फैलने वाले हों या फैलने का पोटेंशियल रखते हों उनको बढ़ा तो नहीं रही? यह एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, क्योंकि ये देखा गया है कि कैंसर प्रोस्टेट के मरीजों में जिनको मेटास्टेसिस होते हैं उनकी बॉडी में DPP-4 का लेवल बॉडी फ्लूइड में वैसे ही कम हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, और इसका एक्सप्रेशन कैंसर मेटास्टेटिक सेल्स पर बढ़ जाता है। इनका लिंक मैं अपने इस वीडियो के साथ में दे रहा हूं, जो आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर के पेशेंट्स जिनको मेटास्टेसिस हो रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ हो रहा है कि DPP-4 पर असर हो रहा है, और अगर हम DPP-4 इनहिबिटर देकर ये और कम कर दें तो एक शक तो मन में उठता है कि इससे कैंसर सेल बढ़ जाएंगे। और इतना तो पक्का है कि DPP-4 इनहिबिटर ऐसे कैंसर करते नहीं हैं। पिछले 10 साल से इसका इतना यूज़ हुआ है और हमने कैंसर बढ़ते देखा नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर कैंसर सेल बॉडी में आ गए हों तो DPP-4 एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका काम सप्रेस करने का है और हम शुगर को रिलीज करने के चक्कर कैंसर स्प्रेड कर जाए। और जब हमारे पास और इतनी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, इंसुलिन है, मेटफॉर्मिन है, सल्फोनिल यूरियाज हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, अकारबोस है, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर है, तो क्या ज़रूरी है कि हम इस ग्रुप को दें? तो बेसिक मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब तक ये कंट्रोवर्सी कि ये इम्यून मॉड्यूलेटर DPP-4 के ऊपर असर करते हैं, जो कि कैंसर में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द बॉडी होता है, हम अगर इस दवा को कैंसर के मरीजों में अवॉइड करें और बाकी दवाइयों से डायबिटीज़ को कैंसर के मरीज में कंट्रोल करने की कोशिश करें। मेरा बेसिक मकसद आप सबको इस बात से आगाह कराना था और आपको मैं चाहता था ये जानकारी मिले। और अगर आपको ये समझने में थोड़ा मुश्किल लगा हो तो मैं इसको समराइज ऐसे करूँगा कि DPP-4 एंजाइम जो कि इंसुलिन का सिक्रीशन सप्रेस करती है, वो इम्यून मॉड्यूलेटर भी है, और हम DPP-4 इनहिबिटर ड्रग सीताग्लिप्टिन जैसी दे के एक तरफ तो हम इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने इम्यून सिस्टम पे असर कर रहे हैं T लिम्फोसाइट्स के ऊपर। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि क्रोमोसोम 2 के थ्रू यह एक्सप्रेस होती है और ये कैंसर सेल्स के मेम्ब्रेन्स के ऊपर होती है। तो इसलिए इस दवा को जब तक ये कंट्रोवर्सी सॉल्व ना हो जाए तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में नहीं देना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ये कैंसर करती नहीं है, लेकिन अगर कैंसर के सेल बॉडी में आ जाएं किसी वजह से स्प्रेड होने के लिए, तो हो सकता है ये उनको बढ़ने को रोकने में मदद ना कर पाए। तो मेरे आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो से थोड़ा बहुत ये समझे हैं तो मेरे इसको आप आगे शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ आगे नीडी लोगों को पता लगे। और इस तरह के मेरे अपडेट अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।